हेलो एवरीवन। ये है आपको प्रतियोगिता दर्पण मार्च महीने की 2025 की पहला इसका पार्ट वन आपको दे दिया गया और ये पार्ट टू है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। आ, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि एक वीडियो में एक महीने का कंप्लीट करंट अफेयर क्यों नहीं दे रहा हूँ, उसके पीछे ये है कि मुझे कोई कोई टॉपिक होता है जिसको डिस्कशन करना पड़ता है ताकि क्या हो सके, आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो इसीलिए ये सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ और इसी तरीका से और भी वीडियो आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एक महीने का करंट अफेयर को एक घंटे में पढ़ाना दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये संभव नहीं है। या तो फिर आपसे ये किया जा सकता है कि मैं लाइन बाय लाइन रीड करके चला जाऊँ तो एक घंटा लग जाएगा, तो ये हो सकता है मैं उसमें समझा बिल्कुल नहीं पाऊंगा। ठीक है, और क्योंकि सिर्फ रीड करने से यदि आपका करंट अफेयर बन जाएगा तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन आप समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि लंबे समय तक आपको याद रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको समझिए। ठीक है, तभी आपको याद हो पाए, क्योंकि एक बार पढ़ लेने से ना याद नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसी उसी चीज़ को हम ध्यान रखते हुए वीडियो को छोटा छोटा कर दो पार्ट में बांट देते और कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सके, आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए तो आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025। इस करंट अफेयर को मैं क्यों इंक्लूड किया हूँ, ये इंक्लूड इसलिए किया हूँ कि इसमें जो जो मूवी आने वाला है, जो जो फिल्म आने वाला है, तो उसको इससे पूर्व के महीनों में यानी कि 2024 जो साल बीता है तो उसमें भी उसको बहुत सारा पुरस्कार मिला। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025, तो ये वास्तव में क्या है कि ये 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि हम यहाँ पे 2025 क्यों लिखे हैं। 2025 इसलिए लिखे हैं कि 2025 में इसका वितरण किया गया। ठीक है, जैसे कि मान चलिए कि दिसंबर 2024 में किसी चीज का घोषणा किया गया, ठीक, और उस पुरस्कार को क्या किया गया, जनवरी में वितरण किया गया। समझ गए, तो ये चीज है। तो फिल्म फिल्म और अमेरिकी टेलीविज़न यानी कि मूवी, और जो अमेरिका में टीवी पे जो सीरियल वगैरह चलते हैं, जैसे भारत में भी आप अनेक धारावाहिक देखते होंगे, सीरियल। तो ठीक है, तो उस क्षेत्र में क्या किया गया, जिनका बेहतर प्रदर्शन किया गया तो उनको क्या किया गया है कि 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक, तो इसमें आपको 5 जनवरी को देखिए यहाँ पे है ना कि 5 जनवरी 2025 को वितरण किया गया। तो पहला है कि मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला। देखिए इसमें जो भी फिल्म इंक्लूड किए हैं, ये जब आप 2024 का करंट अफेयर पढ़िएगा और पिछले महीना का, तो उसमें भी ये मिलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और भी कई जगह पे अन्य अन्य ये पुरस्कार जीते हैं। ठीक, तो इसके विजेता हैं एड्रियन ब्रॉडी, और फिल्म का नाम है द ब्रूट लिस्ट। क्या नाम है, द ब्रूट लिस्ट, ये याद रखिए। और जो द ब्रूट लिस्ट है, तो इस फिल्म के ही जो निर्देशक थे तो उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। ठीक, तो यहाँ पे आप तीन चीज याद रखिएगा। द ब्रूट लिस्ट को एक तो क्या कहता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार पाया गया किस फिल्म के कारण, द ब्रूट लिस्ट के वजह से। ठीक है, और इसी फिल्म के जो निर्देशक हैं तो उनको उनको भी इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। फिल्म से आपसे क्या कर लिया था, आजकल फिल्म का नाम नहीं पूछता है। ठीक है, और ना ही अभिनेता का नाम पूछता रहता, वो क्या करता था आजकल जो निर्देशक होते हैं, डायरेक्टर, तो उनका नाम पूछता रहता है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर सवाल को, और हम ये चीज़ बार बार आपको बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर सवाल को जरूर देखिए। ठीक, पूछ लिया जाके किस प्रकार का ये फिल्म है, तो ये ड्रामा ड्रामा सीरीज में था। ठीक ठीक, दूसरा है कि मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस जो होती है, तो वो मिला है, नाम है उनका फर्नांडा टोरेस, और उनका जो मूवी है उसका नाम है मैं अभी भी यहाँ हूँ। क्या है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोशन पिक्चर में सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो ये मिला है जो सल्दाना को, और इनका किस फिल्म के लिए मिला है, एमिलिया पेरेज के लिए। ठीक है, फिल्म का नाम क्या है, एमिलिया पेरेज। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा, तो ये सोगन को मिला है। और सोगन को देखिए हम इसलिए इंक्लूड किए हैं कि अभी शुरू में ही बोले और अभी भी बोल रहे हैं, ये सब ऐसा मूवी है जिसको और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया गया। ठीक, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ
टेलीविजन सीरीज कॉमेडी, तो ये हैक्स को मिला है। किसको मिला है? हैक्स को मिला है। तो गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पद्म पुरस्कार 2025। तो भारत रत्न की बात कर लीजिएगा तो भारत रत्न के बाद जो भारत में सबसे ज्यादा मतलब कि क्या कहिएगा कि जिसका जो फेमस है, ठीक है, तो वो कौन सा पुरस्कार है? ये है पद्म पुरस्कार, ठीक है। तो इसमें सीरीज है, मतलब इसमें अलग अलग कैटेगरी है, 3 प्रकार का है। एक तो पद्म विभूषण है, ठीक है, और भी है, तो हम एक एक का जिक्र करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि पद्म विभूषण किनको मिला। तो पद्म विभूषण जो है पहले में है श्री धुवूर नागेश्वर रेड्डी। इनको किस क्षेत्र में मिला? मेडिसिन में। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तेलंगाना के रहने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व न्यायाधीश श्री जगदीश सिंह खेहर। तो इनको सामाजिक कार्य के लिए मिला है और ये कहाँ के हैं? ये चंडीगढ़ के हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक हम तस्वीर यूट्यूब कहते हैं, गूगल से उठाए हैं। ये मैडम का नाम तो हमको नहीं पता है, मगर जो भी हो। तो ये देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड इनके हाथ में है ना। तो यही पुरस्कार से क्या किया गया है, अन्य व्यक्ति को भी सम्मानित किया गया, ठीक। नेक्स्ट आइए, इनको देखिए, ये हैं शारदा सिन्हा, ये बिहार की रहने वाली है, ठीक। तो इनको भी सम्मानित किया गया, इनके बारे में भी देखेंगे हम लोग। और ये हैं सुशील कुमार मोदी। इनका निधन हो चुका, ठीक है। तो इनको मरणोपरांत क्या हुआ है, इनको सम्मानित किया गया है। ये बिहार के रहने वाले हैं, ठीक। तो जो बिहार से संबंधित व्यक्ति हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए क्या आ जाते हैं, महत्वपूर्ण। और इनका हम फोटो क्यों लगाएं? फोटो हम इसलिए लगाएं, PDF में भी अटैच करवा देंगे, इसलिए कि क्या होता है कि टेक्स्ट से ज़्यादा जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा क्या होता है कि जो तस्वीर होता है वो दिमाग में लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। ऊपर में हम लोग देख रहे थे क्या चीज, पद्म विभूषण। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, पद्म विभूषण, ठीक है। तो पद्म विभूषण में नेक्स्ट किनको मिला है? नेक्स्ट पुरस्कार जो मिला है वो है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत, ठीक है। इनको कला के क्षेत्र में मिला है और ये गुजरात की रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है और ये कर्नाटक की रहने वाली। ये सब नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कोई नाम आपको याद रहे ना रहे, बिहार का एग्जाम को यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो जो अभी 2 फोटो हम आपको दिखाएं, एक तो सुशील कुमार मोदी का और दूसरा जो है शारदा सिन्हा का। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा या आपका राजनीतिक इंटरेस्ट या फिर किस पार्टी को आप या हम समर्थन करते हैं, ठीक। जब एग्जाम की बारी आएगा तो एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो वहाँ पे वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं या नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखना, ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो बस इस कारण से आपको याद करना, ठीक। बाद बाकी पॉलिटिक्स को क्या कीजिए, पढ़ाई से हटा के रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन? नेक्स्ट है श्री MT वासुदेव नायर। इनको मिला है साहित्य शिक्षा के लिए, यानी कि लिटरेचर एजुकेशन के लिए, और ये केरला के रहने वाले हैं, ठीक। उसके बाद है श्री ओसामू सुजुकी। तो सुजुकी शब्द आप लोग मारुति सुजुकी शब्द सुने होंगे, तो ये सुजुकी शब्द जो है ये जापानी शब्द है, ठीक है। तो जापान के एक व्यापार और उद्योग से संबंधित व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री ओसामा सुजुकी। तो देखिए, इस प्रकार का जो भी नाम होगा तो आप समझ लीजिएगा कि भारत से थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारा चाहे केरला वाला क्षेत्र हो या पूर्वी भारत का क्षेत्र जो 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर, तो उस क्षेत्र में भी इस प्रकार का नाम बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीमती शारदा सिन्हा। तो अभी हम आपको शारदा सिन्हा जी का फोटो दिखाए हुए थे, तो वो बिहार की रहने वाली है और इनको कला के क्षेत्र में क्या किया गया, सम्मान दिया गया। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, सुशील कुमार मोदी और शारदा सिन्हा का नाम तो आपको याद रहना ही चाहिए, क्योंकि बिहार से हैं। तो बिहार से यदि पद्म पुरस्कार से सवाल पूछा जाएगा तो 100% गारंटी है कि इन दोनों में से किसी एक को निश्चित ही क्या करेगा, चूज किया जाएगा विभाग के द्वारा, जो भी संस्था एग्जाम लेगी, ठीक। नेक्स्ट आते हैं पद्म भूषण। तो इसमें 19 लोगों को पुरस्कार दिया गया। कुछ लोगों का हम नाम इंक्लूड किए हैं, जैसे कि श्री सूर्या प्रकाश,
इनको साहित्य शिक्षा के लिए मिला है, ये कर्नाटक से हैं। नेक्स्ट है श्री अनंत नाग, तो ये कला के लिए इनको मिला है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, कर्नाटका के। देखिए क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जैसे पिछले वर्ष की बात करें तो जो व्यास सम्मान है तो उसमें, और जो साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया था उसमें प्रॉपर पूछ लिया गया था कि असामी भाषा में जिनको पुरस्कार दिया गया तो वो किस क्षेत्र के रहने वाले थे। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम तो ये सोचते हैं कि कोई यदि असमी यदि भाषा में उनको क्या हुआ होगा, सम्मान मिला होगा, तो 100% ये है कि वो व्यक्ति असम से ही संबंधित होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत में आपको देखिए विभिन्न विभिन्न भाषाएं, 22 ऐसी भाषाएं जो तो संविधान क्या करती है, 8वीं अनुसूची में उसको स्थान दी हुई है, और ये कोई गारंटी नहीं है कि किस क्षेत्र के लोग कौन भाषा को जानते। हो सकता है बिहार के लोग होंगे या फिर यूपी के होंगे, उनको अच्छा तमिल या कन्नड़ आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगा। ठीक, तो एग्जैक्ट आपको क्या करना, स्थान का नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है श्री विवेक देव राय, तो इनको साहित्य शिक्षा के लिए मिला है, एनसीटी दिल्ली के, यानी कि आप दिल्ली याद रखिएगा। नेक्स्ट है श्री जतिन गोस्वामी, तो इनको कला के क्षेत्र में मिला है और ये कहाँ के हैं, असम के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्री जोसेफ चाको, इनको मेडिसिन के लिए मिला है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, केरला के। देखो पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो और पद्म विभूषण हो, तो इस तीनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक, पद्म पुरस्कार यदि पूछे तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तीनों में से किस कैटेगरी का बात कर रहा है। ठीक, इसीलिए हम क्या किए, नाम आदमी का इसमें शामिल कर दिए। देखिए शारदा सिन्हा जो थे तो उनको पद्म विभूषण मिला है, ये चीज याद रखिएगा, शारदा सिन्हा को क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला। मगर ये जो सुशील कुमार मोदी हैं तो इनको पद्म भूषण मिला। ठीक, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पद्मश्री, तो पद्मश्री 113 व्यक्ति को मिला, तब 113 व्यक्ति का नाम इंक्लूड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, टफ हो जा रहा है। यदि बिहार को छोड़ के किसी भी अन्य राज्य के व्यक्ति हैं, मतलब अन्य राज्य में रहते हैं, जैसे आप महाराष्ट्र से हैं या फिर गुजरात से हैं या किसी भी राज्य से हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि उस राज्य से जो भी व्यक्ति संबंधित होंगे ना, तो आप उनका नाम याद कर लीजिए, ताकि क्या हो कि स्टेट में आपको जो एग्जाम कंडक्ट होगा तो उसमें आपको उस राज्य से संबंधित व्यक्ति को क्या किया जाता है, ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक, देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है जनरली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पद्मश्री, तो इसमें भीम सिंह भावेश को मिला है सामाजिक कार्य के लिए, तो ये बिहार के हैं, तो इनको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हेमंत कुमार, इनको चिकित्सा के लिए मिला है, ये बिहार के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है किशोर कुमार, ये सिविल सेवा के लिए इनको मिला है, ये भी बिहार के हैं। और नेक्स्ट है निर्मला देवी। तो पद्मश्री में देखिए 4 व्यक्ति हैं जो बिहार से संबंधित है। पद्म पुरस्कार में यदि पूछे तो कुल कितने व्यक्ति हैं बिहार के जिनको पुरस्कार मिला है, तो कुल 6 व्यक्ति हैं। पद्मश्री तो 4 व्यक्ति को मिला है, एक भीम सिंह भावेश हैं, नेक्स्ट है हेमंत कुमार, उसके बाद है किशोर कुणाल, और चौथा में है निर्मला देवी। ठीक है, अब पद्मश्री में 4 व्यक्ति हैं, पद्म भूषण में 1 व्यक्ति हैं सुशील कुमार मोदी, और पद्म विभूषण में कौन है, शारदा सिन्हा। ठीक है, तो 6 व्यक्ति को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो आप पढ़े ही होंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, और उनका एक डायलॉग भी बहुत ज्यादा फेमस है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ठीक है, ये तो सुने होंगे। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पुरस्कार है आपदा प्रबंधन का, वो किनको मिला है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को। तो पुरस्कार से सवाल निश्चित रूप से बनता ही बनता रहता है। ठीक है, और आप जिस भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं बिहार में, खास करके चाहे बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस को हो, ठीक है, स्टेट हो, बीटेट हो, जो भी हो, तो उसके लिए आपको ये करंट अफेयर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपको हम बार बार बोलते हैं कि करंट अफेयर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो करंट अफेयर में दिया गया आपको सवाल बिल्कुल वहीं से पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको क्या कर लिया जाए, उसके पीछे वाले उनसे जुड़ा हुआ जो उनका भूतकाल है, यानी कि इतिहास वाला है क्षेत्र, तो उससे भी पूछ ले,
ठीक है, या फिर आने वाले भविष्य में पूछ ले कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, प्रभाव क्या होगा, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐड कर ले रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते होंगे कि इनके द्वारा क्या किया गया, इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना किया गया, आजाद हिंद फौज का, ठीक है, और इनके द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया हुआ था, और जय हिंद का नारा इनके द्वारा ही दिया गया हुआ था, और साथ ही 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। हालांकि हालांकि बाद जो नेक्स्ट टाइम जो फाइट किए तो क्या हुआ कि गांधी जी के साथ थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, तो जिस वजह से क्या हुए, सुभाष चंद्र बोस जी छोड़ भी दिए हुए थे, ठीक, तो वो आप हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दिए। और उनका जन्मदिन जो है सुभाष चंद्र बोस जी का, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपसे डेज दिवस भी पूछता रहता है, तो कौन सा दिवस होता है 23 जनवरी को, पराक्रम दिवस, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बस इसी प्रकार से आप करंट अफेयर को पढ़िएगा, तभी जाके क्या हो जाएगा, करंट अफेयर जो एक सर दर्द बना हुआ है स्टूडेंट के बीच में कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा भास्ट है, नहीं होता है। आप इस अप्रोच को कीजिएगा, चाहे आप किन्हीं से भी पढ़िए, हमसे पढ़िए या आप स्वयं से पढ़िए, तो आप इस अप्रोच को पढ़िएगा तो आपका करंट अफेयर में बिल्कुल एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय, तो आप लोग रक्षा मंत्री के बारे में जानते होंगे, उनका क्या नाम है, राजनाथ जी, ठीक है। तो वर्ष 2025 को क्या किया गया है, सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और इस विशेष सुधार क्या होगा, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है एनएसएस, तो उसमें सुधार किया जाएगा। साइबर युद्ध, आजकल देखिए डिजिटल युग है जिसमें मोबाइल, टेलीविजन, और अब तो और भी आधुनिक हो गया। परसों या फिर उससे 1-2 दिन पहले की बात है, एक एआई ही है ग्रोक, GROC, ग्रोक, तो ये जो टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क, ठीक है, तो उनके द्वारा ही ये लाया गया है ग्रोक, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और आजकल देखते हैं डीप सीक जो है, डीप सीक चैट जीपीटी एआई, तो ये क्या करता है कि आप उसको टेक्स्ट दीजिएगा, यानी कि जैसे मैं अभी पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, ये आप उसको लिख के दीजिएगा, तो वो क्या करेगा, इसी पे आधारित एक फोटो क्रिएट कर देगा, इसी पे आवाज़ क्रिएट कर देगा, और सेम ऐसा क्या करेगा, वो वीडियो भी बना देगा, ठीक है। तो ऐसा जो समस्या अभी आ रहा था, इन सभी से क्या करना पड़ेगा, इन सब से निपटने के लिए सुधार लाया जाएगा, ठीक है। और एक चीज और बता दे रहे हैं, आप जब भी अभी फोन किसी मित्र को या मम्मी पापा भाई बहन को करते होंगे, तो फोन डायरेक्ट नहीं लगता होगा, ठीक, फोन लगने से पहले आपको एक कुछ सूचना दिया जाता होगा कि साइबर ठगों से क्या करें, बचे, किसी प्रलोभन में नहीं, इस प्रकार का चीज दिया जाता है, ठीक। तो इन सारे समस्याओं से क्या करना है, बचना है। दूसरा क्या है कि रूस यूक्रेन साइबर युद्ध, तो आप लोगों को पता होगा कि रूस और यूक्रेन का बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, कई वर्ष हो गया है, और अभी भी क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा था। आप लोग का एक काम होगा कि रूस का और यूक्रेन का आप एक बार क्या कीजिएगा, मैप पे देखिए, गूगल कीजिएगा, और सिंपली उसका क्या कीजिएगा, राजधानी और मुद्रा को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जीडीपी में सुधार लाया जाएगा। और आप लोगों को पता होगा 2020 में क्या हुआ था, जो भारतीय सेना है, तो उनको चाइनीज सेना के साथ थोड़ा सा संघर्ष हो गया था। संघर्ष क्यों हो गया था, जो भारत का जो मैप है, आपको हम थोड़ा सा रफ मैप बना के दिखा दे रहे हैं, ये कश्मीर है, ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये सिक्किम है, और सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये जो सिक्किम है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भूटान है, ठीक है, और ये वाले क्षेत्र में नेपाल है, इधर चाइना है। तो यहाँ पे कहीं पे ट्राई जंक्शन बनता है, ठीक है, ट्राई जंक्शन मतलब तीन सीधा समझिए, वहाँ पे चाइना भी है, भारत भी है, और भूटान भी है, क्योंकि भूटान भारत के साथ क्या किया हुआ है, सुरक्षा समझौता किया हुआ है, ठीक है। तो ये भारत का दायित्व बनता है कि भूटान को जब भी युद्ध होगा किसी के साथ, तो भारत ऑटोमेटिक उस युद्ध में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को सुने भी होंगे या जाने भी होंगे कि भारतीय सेना क्या किए थे बाद में, जब भारतीय सेना के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, तो फिर भारतीय सेना भी गए, और बदले में क्या हुआ, चाइनीज सेना को वो भारतीय सेना क्या किए, सबक सिखाए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अग्निपथ योजना, तो आप लोग जानते होंगे कि अग्निवीर एक वैकेंसी आया हुआ था सेना का, ठीक है, तो उसमें कुछ 4 वर्षों का प्रावधान किया गया था कि इतना वर्ष क्या किया जाएगा, सेवा करने का मौका मिलेगा, और फिर उनको जो उनमें बेहतर करेंगे लोग, तो उनको आगे क्या किया जाएगा, मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सारे चीज में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ पुस्तकें, तो पुस्तकें से मैं एक चीज आपको बता देता हूँ,
जब भी आप कोई भी विषय पढ़िएगा, जैसे कि एक सेकेंड, पुस्तकें जब भी पढ़िएगा तो आप क्या कीजिएगा, खास करके जो वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, आ, विश्व का इतिहास, या फिर ज्योग्राफी हो, क्या होता है, बायोलॉजी हो या हिस्ट्री हो, और क्या नाम है, अर्थशास्त्र हो, इकोनॉमिक्स हो, तो क्या कीजिए, उसमें कभी कभी ना कोई कोई पुस्तक का नाम आता रहता है, ठीक है। तो उस पुस्तक को आप याद कीजिएगा, ठीक। उस पुस्तक को याद क्यों कीजिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर सवाल देखिएगा ना, तो जो करंट अफेयर में पुस्तक रहता है उससे तो बहुत कम पूछा जाता है, मगर जो पुस्तक ऑलरेडी स्टेटिक्स में दिया गया हुआ है, ठीक है, तो उन पुस्तकों का नाम पूछ लिया जाता है। तो जैसे कोई महान व्यक्ति हो, जैसे कि गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, अंबेडकर जी हो गए, ठीक है। तो इन व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, जो कोई पुस्तक लिखा गया हुआ तो उन पुस्तकों का नाम पूछ लेता है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीज का इंडिका पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो पुस्तक है तो उस पर आप क्या कीजिएगा, ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ पुस्तक है, हु डेयर विंस, तो इसके लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल, ये पूर्व के थे लेफ्टिनेंट जनरल, और इनका क्या नाम है, वाई के जोशी, ठीक है। इसका पूरा नाम है हु डेयर विंस ए सोल्जर मेमोयर, ठीक है, इस पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है वाइल्ड फिक्शन ऐसे, तो ये अमिताभ घोष को आप याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा कि अमिताभ घोष का जब आप मार्च मार्च 2024 से अभी वर्तमान में मार्च चल रहा है, इतना दिन में आप देखिएगा तो कम से कम 4 से 5 बार इनका मैंने देखा है। जब करंट अफेयर मैं खुद कवर कर रहा था तो मैंने देखा है कि इनका 4 से 5 बुक रिलीज हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है द न्यू आइकन सावरकर, तो ये आप याद इसलिए रखिएगा क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री से रिलेट हो जाता है। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, अरुण शौरी के द्वारा। सावरकर जी के बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है कि अभिनव भारत सोसाइटी का इनके द्वारा क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। इनके द्वारा हिंदू सभा का ये अध्यक्ष रह चुके हैं, और इनको क्या किया गया था, इनको सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया था, यानी कि जो वर्तमान का अंडमान निकोबार है, तो वहां पे इनको काला पानी का सजा दिया गया था। कहा जाता है कि लगभग इनको 50 वर्षों का सजा दिया गया था, ठीक। बाद में कुछ अंग्रेजों के साथ क्या हुआ, सहमति बन गई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो फिर क्या किया गया कि इनको बाद में रिलीज कर दिया गया, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाते हैं, देखिए हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, चाहे वो कोई भी है, वो क्या है, सम्मान के पात्र हैं, ठीक। और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम क्या करें, उनका सम्मान करें, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। तो इसमें सिर्फ आपको ये चीज याद रखना है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का कहाँ आयोजन हुआ, तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान में। बस इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा हम ये क्या किए हैं, यूट्यूब गूगल से एक फोटो लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 फोटो क्यों इंक्लूड किए हैं, ताकि क्या हो कि आपको चीजें क्या हो, आसानी से याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला के बारे में एक चीज हम आपको बता दें कि जो व्यक्ति भी क्या है कि थोड़ा सा भी क्या फिजिकली चैलेंज है, ठीक है, दिव्यांग है, तो उन लोगों का क्या हो कि समाज में क्या हो, वो सशक्त बन सके, बोल्ड बन सके, ठीक है। तो उनके उत्थान के लिए क्या किया जाता है, इस प्रकार का मेला का खास करके आयोजन करवाया जाता रहता है, ठीक है, ताकि क्या हो कि वो भी समाज में पूरे शक्ति के साथ क्या कर सके, रह सके, ठीक। तो दिव्य कला मेला के बारे में क्या है, ये आई थिंक रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ये देखिए एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। तो एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक क्या है कि जो हमारे भारतीय थल सेना है, जो भारतीय वायु सेना है, और जो विशेष सेना है, विशेष बल, कुछ कुछ सेना इस प्रकार के होते हैं ना, जो कि आपको वो कभी नजर नहीं आएंगे। नजर नहीं आएंगे तात्पर्य क्या है कि वो रिजर्व में रहते हैं। रिजर्व का मतलब आप ये बिल्कुल नहीं समझ लीजिएगा कि वो सीआरपीएफ के हैं, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बिल्कुल नहीं, वो सीआरपीएफ में नहीं, वो इस प्रकार के सेना तैयार
करके रखे जाते हैं, जो कि आपको सामान्य रूप में कहीं दिखेंगे नहीं। जब आवश्यकता पड़ेगा तभी वो आएंगे, मिशन को क्या करेंगे, अंजाम देंगे। जो भी उनको टास्क दिया दिया जाएगा उसको कंप्लीट करेंगे, फिर वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक में आपको सेना के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है। और इसमें आपको एक चीज याद रखना है, याद क्या रखना है, याद ये रखिएगा कि इसमें ना नौसेना जो है, जो पानी वाले सेना है, वो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है। तो आप इस बात को क्या कीजिएगा, याद रखिए, क्योंकि आपसे यदि पूछ लिया जाए कि क्या भारत के तीनों सेना के द्वारा डेविल स्ट्राइक में वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं, नौसेना उसमें शामिल नहीं है। ठीक, तो ये है 23वां दिव्य कला मेला। इसका कहाँ आयोजन किया गया, वडोदरा में। ठीक है, और पहला का बात करें तो पहला कब हुआ था, 2022 में नई दिल्ली में। प्रथम कब हुआ था, नई दिल्ली में। ठीक है, और 23वां कहाँ हुआ, वडोदरा में। ठीक, ये मैंने क्या किया है कि कुछ महीने का नाम मैंने इंक्लूड कर रखा है, और क्यों किया है इसके पीछे हम आपको कारण बता रहे हैं। चलिए, अमेरिका के जॉर्जिया के पश्चात क्या किया गया है, जॉर्जिया एक जगह है, तो क्या किया गया, ओहियो जो है, तो ओहियो में अक्टूबर माह को क्या किया गया, हिंदू विरासत के रूप में घोषित किया गया। ठीक, तो आपको हम एक बात बता रहे हैं, कल यानी कि आज कितना हो गया, आज 23 तारीख है, तो कल 22 तारीख को बिहार दिवस था। ठीक, तो बिहार दिवस को मेरे पास में ही एक स्कूल है, तो वहां पे हम क्या सुने कि जो छठ जो होता है, तो छठ का गाना बजाया जा रहा था। ठीक है, तो फिर हम जानने का कोशिश किए, तो तब हमको पता चला कि बिहार दिवस है। तो अब हम ये बात क्यों आपसे शेयर कर रहे हैं, आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आप 2023 का जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, तो उसमें एक सवाल पूछा गया था कि समा चकेवा जो होता है, समा चकेवा, तो वो कहाँ आयोजन किया जाता है और किन के बीच में ये क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, तो मिथिलांचल में, हम जहाँ तक हमको पता है, जो मिथिलांचल है, तो मिथिलांचल में आपको क्या होता है, ये समा चकेवा भाई बहन का मतलब एक पर्व होता है, तो वो क्या किया था, सेलिब्रेट किया था। तो जो भी स्थानीय पर्व हो, जैसे होली हो गया, समा चकेवा हो गया, अल्लाह रुदल का जो क्या किया जाता है, रोल किया जाता है, वो हो गया, और भी बहुत सारे जो स्थानीय होते हैं, तो वो उसको क्या कीजिएगा, आप याद रखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रॉपर पूछा जाता है। और ये चीज़ ना जनरली आपको सिलेबस और हर जगह कोई पढ़ाता नहीं है, और आपको जनरली मिलेगा नहीं। ठीक, उसके लिए प्रॉपर क्या करना पड़ेगा कि आपको एक फिर से क्या करना पड़ेगा, नोट्स तैयार करना पड़ेगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप देखते रहिएगा, कोई भी स्थानीय खेल हो, कोई पर्व हो, तो उसको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक, और कई बार आपको महीना का नाम पूछ लिया जाता है, कि जैसे कि रक्षाबंधन हिंदी के किस महीने में मतलब होता है। ठीक, या फिर वो क्या नाम होता है कि शिव भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है, जिसमें बोलबम जाते हैं लोग, तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि वो प्रॉपर क्या आता है, हिंदी के किस महीने में होता है। ठीक, आपको अंग्रेजी का नाम दे दिया जाएगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, और आपसे प्रॉपर हिंदी महीना का नाम पूछ लेगा, तो इसको आप याद रखिएगा। जैसे जनवरी को पोष कहते हैं, फरवरी को माघ कहते हैं, मार्च को फागुन, अप्रैल को चैत्र, मई को वैशाख कहते हैं, जून को ज्येष्ठ कहते हैं, जुलाई को आषाढ़, अगस्त को श्रावण, सितंबर को भाद्रपद, और अक्टूबर को आश्विन, नेक्स्ट है कि नवंबर को कार्तिक, और दिसंबर को मार्गशीर्ष। ठीक, तो आप ये चीज याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपसे हिंदी महीने का कई बार क्या कर लिया जाता है, नाम पूछा। आपसे नाम प्रॉपर नहीं, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि दुर्गा पूजा जो है वो हिंदी के किस महीने में आता है। ठीक, तो आपको पता होगा तो ठीक है, यदि नहीं पता होगा तो फिर वहां पे समस्या हो जाएगा, आप वहां पे जवाब नहीं दे पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास। तो अभी हम आपको फोटो दिखाए हुए थे, तो भारतीय सेना तो इसमें शामिल ही है, भारतीय वायुसेना है और विशेष बल है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, भारतीय नौसेना शामिल है, और हम क्या किए हैं कि यहाँ पे लिख भी दिए हैं, ताकि क्या हो कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो। ठीक, ये 16 से 19 जनवरी 2025 को आयोजन किया गया। ठीक, ये देखिए, खो खो वर्ल्ड कप 2025 इंडिया। ये फोटो क्यों लगाएं कि खो खो विश्व कप जो भारत में नहीं, खो खो विश्व कप पहली बार आयोजन किया गया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, जो हमारे भारतीय पुरुष हैं और महिला हैं,
तो दोनों वर्ग इसमें विजेता रहे। और सबसे अच्छी बात इसमें ये देखी गई कि ये दोनों जब बीट किए यानी कि हराए हैं, तो वो किनको हराए हैं? उप विजेता टीम कौन था? नेपाल था। ठीक है, तो खो खो विश्व कप चैंपियन भारत के महिला और पुरुष वर्ग दोनों विजेता रहे हैं। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक, लास्ट है आज का विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी में एक चीज आपको हम बता दें कि जैसे कि संतोष ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, सुल्तान जोहर कप और भी इस तरह के एसएज कप, तो इस प्रकार के कप का क्या किया जाता है? आपको प्रॉपर नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार का जो भी खेल आएगा तो आप उसको क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, ये वार्षिक होता है और विजेता है कर्नाटक। कर्नाटक 5वीं बार विजय हुआ है। और उप विजेता का बात कीजिएगा तो विदर्भ है। ठीक है, तो बस आज का इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाला है किस पे? अब आएगा आपको फरवरी का। ठीक है, देखिए जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आता तो भी और नहीं आता तो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो यहाँ पे खराब है या फिर इंफॉर्मेटिव नहीं है या फिर बेकार है। जो भी हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप लोगों का सहयोग का बहुत आवश्यकता है। ठीक है, धन्यवाद।